बहुत सारे लोग पहली कोशिश करने के बाद अगर किसी इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग 2 बारी कोशिश करते हैं और तीसरी कोशिश करने से कतराते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तीसरी कोशिश के बाद भी हिम्मत और हौसला नहीं हारते और इस बात पर यकीन रखते हुए कि मेरी मेहनत कभी न कभी रंग लाएगी, लगातार मेहनत करते रहते हैं और नतीजा ये निकलता है कि आप वो इम्तिहान भी क्वालिफाई कर लेते हैं जिस इम्तिहान में पहली बार बैठने के बाद आपके इर्द गिर्द के लोगों ने आपको कहा था कुछ और कर लो, लेकिन आपने तय कर लिया कि मुझे वही करना है जो मेरे जहन में है। और अगर आपके अब्बा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑलरेडी ऑफिसर हों तो आपके ऊपर प्रेशर ज़बरदस्त रहता है। मेरे साथ सामिया कीन है, बोंजवा डोडा की रहने वाली। बोंजवा बड़ा दूर दराज इलाका है, लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का सफ़र है। और एक ज़माना, एक वक्त वो था जब लोग वहाँ से नकल मकानी करके डोडा, नकल मकानी का मतलब हो गया कि वहाँ से निकल कर डोडा, ठाठरी या किसी और जगह रहने आ जाते थे कि बड़ा दूर था वो इलाका। लेकिन इनके दादा ने जो वो बीज बोया था और नतीजतन इनके एक चाचा जो है वो नेता हैं, ठेकेदारी तो पूरा ख़ानदान करता है, लेकिन इनके अब्बा जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। तो आइए जानते हैं सामिया कीन के कांधों पर बोझ कितना था और 3 बार मुसलसल इम्तिहान देने के बाद नाकाम होने के बावजूद हिम्मत और हौसला नहीं हारा और आज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अब देखना ही होगा कि नहीं सर्विस कौन सी मिलती है। सामिया बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। सबसे पहले बोंजवा जहन में है कुछ? बेशक जाते हैं, बेशक जाती हूँ। तो क्या है बोंजवा की टोपोग्राफी इस वक्त की? अभी तो जो माउंटेन्स हैं, सब है, रिवर्स है, सब बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब जब भी हमें एट टाइम्स फील होता है कहाँ जाना चाहिए, हम तो बोलते हैं कहीं हिल स्टेशन नहीं जाना है, हमको बोंजवा जाना है। हम तो सबको रिकमेंड करते हैं, यहाँ से जम्मू से जो भी है, चिनाब वैली से कहीं भी आपको अगर मन कर रहा है आप बोंजवा जाओ, आप बोंजवा देख के आओ, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अच्छा सामिया, मुझे ये बताइएगा, क्या वो दौर भी आपने देखा है जब आपको पैदल जाना पड़ता था अपने घर तक? जी। कितना किलोमीटर पैदल चलते थे? मुझे याद है हम बचपन में जब भी जाते थे, अभी रिसेंटली रोड बनी है उस तरफ रोड नहीं थी, और जब थी भी अभी भी मतलब घर तक तो माशाल्लाह से रोड आ गई है, लेकिन जब मुझे याद है बचपन में हम बहुत चलते थे, लाइक ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स का हमें पैदल चलना पड़ता था। हाँ, 1-2 घंटे, मतलब जैसे मैंने 1-2 घंटे का सफर अपने गांव के लिए किया, गांव के लिए बिल्कुल, वैसे आपने 1-2 घंटे का सफर गांव के लिए पैदल चली हैं? पैदल चले हम। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपके दादू घोड़ा भेज देते थे? घोड़े भी आते थे लेकिन पैदल भी चले, बहुत पैदल भी चले। अच्छा, घोड़े भी आते, पैदल भी चले? जी। तो आपके अब्बा चूंकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हो गए थे, वहां से यहाँ निकल आए थे, तो डू यू कंसिडर दिस एज ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो यहाँ आ गए थे तो हमें भी मौका मिला, हमने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान दिया, अगर नहीं आते वहीं किसी का मशवरा मान के कोई रहबर तालीम टीचर लग जाते या कोई मास्टर, क्योंकि हमारे वहाँ तबीयतन लोग यही है कि भाई या तो लड़की को टीचर लगाओ या कोई लेक्चरर लगाओ या कोई बैंक का मुलाजिम कर दो, अगर वो भी नहीं हो सकता तो यूनिवर्सिटी में मुलाजमत लड़की को मिल जाए तो लोग लड्डू बांटते हैं। और यहाँ तक हालात हैं कि चपरासी लग जाए ना कहीं पर तो उसी के लड्डू जो है पूरे शहर में बांट देते हैं, भाई मेरा बच्चा जो है चपरासी लग गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डू यू कंसिडर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपके दादा डिस्पाइट बीइंग ठेकेदार एंड ऑल, आपके अब्बू ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जेकेएस ऑफिसर बने, तो आपके लिए आसान हो गई चीज़ें? डेफिनेटली। देखिए, मुझे लगता है मेरे पापा सुनाते हैं कि दादू हमेशा चाहते थे, उन्होंने हर एक बच्चे को इतना अपॉर्चुनिटी तब दिया, मतलब बहुत पहले की बात है, तब इनको अच्छे स्कूल्स में अच्छी इनकी एजुकेशन कराई सो दैट आगे जाके ये अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। और मुझे लगता है वो एक दादू की दुआएं थी, उनकी वो बुजुर्गों की दुआएं होती हैं कि हम यहाँ तक, अभी पापा के बाद मेरे अंकल सब माशाल्लाह से सब एडजस्टेड है, और वो उसी चीज़ की वजह से है कि आपको एक वो फैमिली का पीछे से एक दुआएं चल रही होती थी। उसके बाद डेफिनेटली ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज तो है कि वहाँ पे अगर मैं होती, ऐसा नहीं है मैं वहाँ से नहीं पढ़ सकती थी, वहाँ से भी अभी बच्चे कर रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत बने, हमारे गाँव के तो बहुत बच्चे अभी डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, अच्छे प्रोफेसर्स हैं। हाँ, लेकिन हमारी फैमिली में, खानदान में, हम केस में मैंने पहली फीमेल हूँ मैं, लेकिन मेल तो अभी माशाल्लाह 2-3 हैं ऑलरेडी केस। अच्छा, तबीयत कैसी थी खानदान की फीमेल्स के मामले में? मतलब एक तो ये रहता है ज़्यादातर कि कोशिश ये रहती है भाई लड़की को कोई टीचर मास्टर लगवाओ, कोई ऐसी नौकरी होनी चाहिए जिसमें कोई इधर से उधर जाने की ज़रूरत न पड़े। तो आपके ख़ानदान में, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको क्या कहते थे?
नहीं, हमें तो मतलब पापा ने बचपन से ही इतना वो दिया कि माशाल्लाह हमारी एजुकेशन ठीक हुई, अच्छी हुई, और वहाँ से भी हमारे अंकल भी सब थे, सबके बच्चे ऐसे अच्छी जगहों पे पढ़ रहे थे। हमारा यही था कि ठीक है, देखेंगे, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो डेफिनेटली अच्छी जगहों पे। स्कूलिंग भी जब अच्छी से हुई तो हमारा सब कुछ सही से हुआ। तो आपके केस की सफ़र पर भी आऊँगा, लेकिन पहले समझना चाहूँगा कि किस माहौल में आपने वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। आपके अब्बू की अगर बात करें तो शौक कलाम है, उर्दू का लफ्ज़ शौक कलाम की, बड़ा मधुर कलाम करते हैं, मीठी ज़ुबान है उनकी, शरीफुल नफ्स इंसान है और बिल्कुल ज़ोर से बोलने की उनको आदत नहीं है, लड़ने भिड़ने वाले आदमी भी नहीं है। तो ये तबीयत अक्सर और बेशतर सियासतदानों में होती है। तो कभी आपको ये अफसोस होता है कि आपके चचा सियासतदान है, आपके पापा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पापा का तो पहले से ही, पापा पहले डॉक्टर रह चुके हैं, बीबीएससी डॉक्टर थे, लेकिन पापा का खुद का इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स दिस सिविल सर्विसेज। तो फिर पापा का ये था कि नहीं, मतलब उनका अपना मन था, वो अपनी मर्जी से सिविल सर्वेंट उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने सिविल सर्वेंट अपनी मर्जी से बने वो। अच्छा, तो आपके सफर में आपकी अम्मी का भी कोई रोल है? बेशक। अम्मी की, मैं तो बोल रही हूँ, मेरी माँ की दुआएं ही हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाती हैं। मेरी मामा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, जब भी मैंने उनको बोला ये करना है, ये आई एम थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, उन्होंने हमेशा से बोला बिल्कुल आप जाओ, हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए। और अगर नहीं हुआ, जब स्टार्टिंग में 1-2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, तो फिर मम्मा बोलते थे नहीं आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत करो, दुआ हम करेंगे, क्यों नहीं होगा। अच्छा, जहन मुंतशिर हो जाता है। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आप अपने जहन को ये कहकर इत्मीनान देते हैं भाई 2-3 महीने की मेहनत थी तो ज़ाया हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल लगाया, अब फिर नहीं हुआ, तो जहन मुंतशिर हो जाता है, हिम्मत टूट जाती है इंसान का। वो घर वाले भी कहते थे कुछ और कर लो, छोड़ो यार, ये ज़रूरी थोड़ी है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो साल के बाद आपका रिजल्ट आया, आप प्रीलिम्स से बाहर हुई थी या मेन से बाहर हुई थी? देखिए, मैं बताती हूँ आपको, मेरी जर्नी जो थी स्टार्ट हुई थी, मेरा बैचलर्स ही 2020 एंडिंग में खत्म हुआ, और मैंने अटेम्प्ट भी 2020 कोविड के दौरान। जी, मैंने तो अभी मतलब 3 मंथ्स में मैंने सोचा, पापा ने बोला चलो एक बार देख लो कैसा एग्जाम आता है। तो हम में जेडके में हम लोगों को ये एक टेंडेंसी है, मैंने देखी, हम देखते हैं, हम पहले अटेम्प्ट को एज मॉक टेस्ट दे देते हैं, ये थोड़ा हमारा मॉक हो चलेगा। तो वो मुझे लगता है तब मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैंने देखा पेपर ठीक था, डुएबल था, मैं अगर पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी, हो जाएगा। फिर मैंने 1 साल अच्छे से पढ़ा, मेरा सीसैट नहीं हुआ। दूसरी अटेम्प्ट में सीसैट 2022 में मेरा सीसैट नहीं हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं। सीसैट मींस आप प्रीलिम्स से ही बाहर हो गए? मैं प्रीलिम्स से बाहर हो गई, बिल्कुल। अच्छा जी, जब आप प्रीलिम्स से बाहर हुई तो वो कितना, मैं तभी आपको कहा ना, जहन मुंतशिर हो जाता है। आपके घर वाले, आपका क्या घर में किसने कहा कि छोड़ दो, कुछ और कर लो? नहीं, मतलब ऐसे देखिए, मेरी फैमिली में मुझे पापा मम्मा ने कभी नहीं बोला आप छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने इनको एट टाइम्स बोला कि आई थिंक आई शुड गो फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो, आई शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। पापा ने कहा नहीं। रिजल्ट आने पर दुखी हुई थी? बहुत ज्यादा। मतलब जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के दिया था, तब मैं बहुत, मतलब आई क्राइड, आई रिमेंबर, मैंने तब रोया कि यार ठीक है, क्यों नहीं हुआ, मतलब जबकि वो भी सीसैट की वजह से नहीं हुआ। ठीक। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, सीसैट मेरी वीकनेस है, तो आई वर्कड अपॉन दैट। ठीक। मैंने सीसैट बहुत अच्छे से, हौसला किसने बनवाया, वो बड़ा जरूरी है। पापा ने डेफिनेटली, और मेरे भाई बहन थ्रू आउट माई जर्नी, मेरे भाई बहन बहुत, मतलब कंसिस्टेंटली उन्होंने मुझे बोला सामने भी आपका होगा, आप मेहनत करते हो। देखो अभी जो लास्ट ईयर आईएएस टॉपर आई थी, बोला आप उनकी तरह लगते हो कि उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, आप हार्ड वर्क कर रही हो, आप हार्ड वर्क करो, आपका होगा, क्यों नहीं होगा। तो जब आप रोते थे, कोई आता था समझाने के लिए कि भाई छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता, एक आधी बार हार भी हो जाती, फिर मैं तो अपने मतलब मामा पापा के सामने तो नहीं रोती हूँ, भाई बहन और मेरी चाची होती थी कभी यहाँ पे पास में, वही है, तो उनके सामने मैंने बहुत बार रोया है डेफिनेटली। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट? तो मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया, तब मैंने बोला आपको सीसैट में, मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, मैंने किया। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया, तब मुझे लगा कि मतलब देखो, मुझे ये एक पॉजिटिव वाइब आई कि देखो मैंने इस पे काम किया और इट वर्कड फॉर मी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, वो आप पे काम भी नहीं कर रहे, और स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी रही। दूसरी फिर जब मैंने दिया, थर्ड में अटेम्प्ट में मेरा प्री हो गया, मेंस में आ गया। मेंस में मैंने फिर सोचा था, मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी जो मैंने प्री के लिए पढ़ी, तो वही मैंने रखा मेंस के लिए भी। तब मेरा मेंस नहीं हुआ 2023 वाला। फिर मुझे लगा कि यार देखो, अब तो आपने सीसैट पढ़ा तो सीसैट हो गया, अब आई थिंक। अच्छा, ये जब तीसरी बार आपका क्या कहते हैं, आप नाकाम हुई, तो तब दुख ज्यादा पहले 2 मरतबा के मुकाबले में हुआ था या कुछ कम था? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रहते हो या फर्स्ट स्टेज पे रहते हो, मतलब प्रीलिम्स में रहते हो, आपको दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा क्योंकि आप पहली बार हो। लेकिन अगर आप मेंस में रह रहे हो, आपको बहुत दुख होगा। फिर अगर आप फाइनल इंटरव्यू में रह रहे हो ना, तो मतलब वो तो एक्सट्रीम दुख होता है, वो आप किसी के साथ मतलब। और आपको पता है कि जिस एज में आप हैं, आपको कहते हैं जनरेशन जी, तो आप जेन जी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको तमाम चीजें जल्दी चाहिए।
तो आप इतना कलेजे में पत्थर रख के कैसे बैठी हुई थी कि भाई तीसरी बार मेंस भी नहीं हुआ और आप फिर भी चौथी बार मैदान में उतर आई? आई थिंक वो पेशेंस थोड़ा पापा से आया है। पापा मेरे बहुत काम है, तो उन्होंने वो पेशेंस मुझे दिया कि नहीं, और मैं एट टाइम्स में मतलब आपको पापा ये कहते हैं देखो प्रीलिम्स हो गया, अब मेंस भी हो गया, जी, जी, अब जी, इंटरव्यू की बारी है। जी जी जी। जब मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू ये मेंस नहीं हुआ तो पापा ने, आई रिमेम्बर, मुझे बोला कि देखो बच्चे प्रीलिम्स ही बाहर जाते हैं, आपके साथ तो खुद हुआ, लेकिन अगर आपने पहली स्टेज निकाली, आप दूसरी में से बाहर जा रहे हो, दैट मीन्स आपको दूसरी पे काम करने की जरूरत है। तो मैंने भी सोचा नहीं, मुझे मेंस पे करना चाहिए। फिर मेरे को सजेशंस भी बहुत सारे उन्होंने दी, मेरे फ्रेंड्स ने, उन्होंने मुझे बोला आप दिल्ली जाओ, या आप अपना थोड़ा देखो, आपको आंसर राइटिंग की करने की जरूरत है। मैंने स्ट्रक्चरिंग आंसर्स की दोबारा स्टार्ट की। वो यही की है दिल्ली जाके की? नहीं, मैंने दिल्ली जाके की, बट आई विल सजेस्ट आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। करना क्या है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा भी पार्ट पढ़ रहे हो, आप उसको लिखो। मतलब आप सिर्फ पढ़ो मत। मैंने स्टार्टिंग इनिशियल अटेम्प्ट्स में मुझे लगता है मैंने बस पढ़ा, मैंने लिखा नहीं उसको। मैं उसको कहीं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो, आप दो चीजें पढ़ रहे हो, आप मतलब फॉर एग्जांपल अभी कोई करंट में इशू चल रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसी वक्त उसको सोचो कि इसमें से प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, इसमें से मेंस में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, और मैं एक आंसर लिख देती हूँ इस पे। द मोमेंट आप इस पे आंसर लिखते हो ना, वो आपकी मेमोरी में एटलीस्ट 30-40% जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा आपके दिमाग से। लेकिन अगर आप बस पढ़ रहे हो, रीड मार के चले जा रहे हो, फिर रीड मार के आ रहे हो, वो नहीं रहेगा, दैट वोंट स्टे फॉर लॉन्ग। तो मुझे लगता है वो चीज, फिर जब मेरा वो चीज भी हुआ 23 में, मैंने जब मेंस नहीं हुआ ना, तब मैं गई, मैंने आंसर राइटिंग, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, मैंने फाउंडेशन से। कितना टाइम लगाया फिर आप दिल्ली में? मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 months दिल्ली में दिए। मेरा वो अभी चल ही रहा था तब तक, यहाँ से फिर 24 वाला प्रीलिम्स हो गया। तो फिर जब प्रीलिम्स हुआ तब तक मेरी साइमल्टेनियसली मैं क्लासेस भी ले रही थी, और यहाँ से मेंस के लिए भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास अब तब तक एक दिमाग में, जहन में बैठ गया था, एक स्ट्रक्चरिंग था। और दूसरा, मैंने देखिए मेंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन जो आपके होते हैं और आपका 2 ऑप्शनल होते हैं। तो मैंने जो 4 के में सब्जेक्ट्स में जो माइनर पोर्शंस भी थे ना, जैसे कुछ बच्चे गवर्नेंस को इग्नोर कर देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, मैंने जब ये कोचिंग में पढ़े, उसके बाद मैंने खुद से पढ़े, मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बना दिए। मैं ये बोल रही हूँ आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखो, और किसी भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं मैंने किया। जब मैंने पहला मेंस दिया तब मैंने किया, इस वाले मेंस में मैंने छोटे छोटा पोर्शन हर एक उसको कवर किया। फिर मुझे लगा कि आई थिंक वो मेरे को बहुत हेल्प किया। और दूसरा जो मैंने आंसर राइटिंग किया, तो फिर डेफिनेटली आप देखिए मैंने अपना मेन, पहले प्री पे काम किया, प्री वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई, मेंस पे काम किया, वो काम कर गया। तो मुझे लगता है अगर हम हर एक चीज पे देखेंगे, फोकस करेंगे, कहाँ हमारा वीक पॉइंट है। अच्छा, क्या चीज है जो आपको लगता है अब जो एक एस्पिरेंट को इधर उधर घुमाती रहती है, वो स्टेबल नहीं रहता, और नतीजा ये निकलता, वक्त निकल जाता है और आप जो है फिर आपके हाथ में कुछ रहता नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो आप नहीं दिल्ली एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके आंखों में ख्वाब है सिविल सर्विस का, जी मुझे इस ख्वाब को पूरा करना है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? दिल्ली जाना ज़रूरी है या स्ट्रैटेजी ठीक तरीके से तैयार करना अपनी वो ज़्यादा ज़रूरी है? दिल्ली बिल्कुल जाना ज़रूरी नहीं है। आप अगर मतलब अब जैसी भी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपने अगर 10th तक, मतलब देखिए मैं बिलीव कर रही हूँ कि आपकी बेसिक स्कूलिंग अगर कहीं से भी हुई है, लेकिन अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ा है 12th तक, आप बेसिक एनसीईआरटीज़ उठाओ, पहले उनसे बस आइडिया लो उनसे कि कैसे है, मतलब एक एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई है, फिर मेडिवल कहाँ आई है, फिर मॉडर्न पे कहाँ हुई है, मतलब आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा एनसीईआरटी से। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए, और बिल्कुल नॉर्मल बुक्स, कोई आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर जब आपने बुक्स भी पढ़ ली, और एक बार नहीं पढ़ना है, मतलब जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं मैंने 5 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। मतलब मुझे याद है मैंने लक्ष्मीकांत कम से कम मोर देन 30-40 टाइम्स पढ़ी होगी। पूरी लक्ष्मीकांत? मतलब नहीं, अब वो भी है ना, वही मैं बोल रही हूँ आपको, आप पूरी लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी है, उसको मैंने 3 बार अच्छे से पूरी पढ़ी होगी। फिर मैंने हाईलाइट किया, और हाईलाइट करके फिर मैं एक दिन में पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लेती थी। एक दिन में पूरी लक्ष्मीकांत? जी, लेकिन वो तब पॉसिबल था जब मैंने 3 बार ये खुद पढ़ी है, पूरी पढ़ी है, और उसमें से हाईलाइटेड पोर्शंस फिर मैं एक दिन में पढ़ लेती थी। वो बहुत बल्कि बुक है, लेकिन वो तभी होगा जब आप 1-2 बार उसको अच्छे से पढ़ के आप देख लोगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर लूंगा, बाकी मेरे काम की चीज नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने घंटे पढ़ती थी अब रोज? देखिए मैंने इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैंने बहुत मेहनत की है। इनिशियली मैंने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ा है। और इस बार जब आपने किया? तो अभी जो था मेरा, अभी वाला जो मेंस दिया, अभी मैंने 7 से 8 घंटा भी मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि मेरे को ज्यादा फोकस जो था, मैंने नोट्स मैंने प्रिपेयर्ड कर, मतलब ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि आप रिवाइज ही कर रहे थे? जी, मैंने फाउंडेशन के टाइम पे साथ साथ पढ़ रही थी। मेरे लास्ट ईयर जब मैंने दिया था, मेरे ऑप्शनल के नोट्स सब रेडी थे। मैंने इस बार फोकस ज्यादा जीएस पे किया था, तो मैंने वो नोट्स बनाए, उनको मल्टीपल रिविजन्स मैंने इस बार जीएस को किया। और दूसरा मैंने देखा, तो वो जो आपको देखने वाले उनको क्या एडवाइस करेंगी आप, कितना घंटा पढ़ने की जरूरत है? अगर वो इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो उनको 10 से 12 घंटा पढ़ने की जरूरत है, बैठना है, पढ़ना है। जी जी जी। अगर आपके सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज नहीं है,
अगर आपके ह्यूमैनिटीज हैं, आप ऑलरेडी आपका बेसिक्स बिल्कुल ठीक ठाक है, तो फिर कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? फिर भी आपको पढ़ना है, लेकिन फिर आपको सीधे स्टैंडर्ड बुक्स उठा के पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट कैसे फंक्शन कर रहा है, कितने हाउसेज है, कितने मेंबर्स हैं, कैसे अपॉइंट हो रहा है, बार बार पढ़ोगे तब आपके जहन में घुसेगा। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे करते हैं, वो आपके दिमाग में तभी जाएगा जब आप इसको मल्टीपल बार पढ़ोगे। 1 2 बार 3 बार पढ़ने से नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे आपने कहा 1 2 3 बार पढ़ने से नहीं होगा। अब आप, कई लोग क्या करते हैं जी, अब मुझे कमरे में टेबल चाहिए, ले आ गया टेबल। अब जनाब मुझे एसी चाहिए, एसी ठीक नहीं चल रहा, मुझे आवाज वाला एसी लगाया हुआ आपने, इससे मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, आप बिना आवाज वाला एसी दे दो। अरे जनाब मोहल्ले में शोर हो गया, 4 दिन शादी थी, मैं डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, और इसी तरीके की और कहानियां सुनने को मिलती हैं। आप चूंकि अब क्वालिफाई किया है आपने, क्या वाकई इर्द गिर्द का शोर आपको परेशान करता है, अगर आपका इरादा हो कि आपने सिविल सर्विस करनी है? जी देखिए, जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो तब कोविड का टाइम था, लाइब्रेरीज बंद थी, कहीं नहीं था, तो घर में स्टार्ट किया। जब मुझे लगा ज्यादा शोर है तो मैं और ज्यादा जोर से पढ़ती थी। ठीक है, नीचे घर वाले जोर से बात कर रहे हैं, मैं और अपनी पिच जोर जोर से पढ़ने शुरू कर देती थी। देखिए, एक्सक्यूज हम कोई नहीं बना सकते इस चीज में कि बाहर शोर है, आप कान में कुछ भी डाल के पढ़ लो, है ना। आप अपना, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपको जो है, आपको अपना दिन का, अगर आप देख रहे हो, मैं कभी बिजी भी बहुत होती थी, कभी पढ़ने का भी मन नहीं करता था। मेरे कजिन थे, कई बार किताब आप पकड़ते से नींद आती है। जी 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 बिल्कुल। ये जो किताब पढ़ने वाले होते हैं, इनके बिल्कुल शुरुआती दौर की कहानी यही होती है कि जब आप नई नई कोचिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको नींद आ रही होती है। तो क्या आपके साथ भी ये हुआ कि जब शुरुआत में आपने पढ़ना शुरू किया तो नींद आनी शुरू हो गई? देखिए, मैं बताऊंगी, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया तो नींद तो आती है पहले, क्योंकि आपको वो समझ नहीं आ रही होती है ना, तो आपको वो लगता है कि यार मतलब वो घुस नहीं रहा होता है दिमाग में, क्योंकि बड़ी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो उस चीज के लिए मैं ये बोलूंगी, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही है, यूट्यूब पे हर एक चीज फ्री है, अवेलेबल है। मतलब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ाई है टीचर्स ने, आप उनके साथ पहली बार पढ़ो, दूसरी बार भी उनके साथ पढ़ो, तीसरी बार फिर खुद से पढ़ो, तब नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये तो आपने कह दिया कि नींद के बारे में, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहूंगा, खुद को क्या कहा जाए हर बार जब आपको नींद आना शुरू हो जाए, जब आपको इंटरेस्ट सब्जेक्ट में ना आए, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा मुश्किल है और आपने छोड़ दिया, तो क्या कहा जाए खुद से, जिससे खुद को कंसिस्टेंटली बंदा अपने आप को उस तरीके से तैयार रखे, जहन को तैयार रखे और मेहनत करता रहे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बार बार रिमाइंड कराना चाहिए खुद को कि आप क्यों बनना चाहते हो सिविल सर्वेंट। और अगर आपको ये एक बहुत अच्छा रीज़न है ना कि आप क्यों करना चाहते हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आपको फिर भी आ रही है कि चलो ठीक है, कभी सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट चेंज करो। आप उठा के, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप थोड़ा सा वो पढ़ लो, 2-3 पेजेस करके। आपको वो भी नहीं पढ़ने का मन करे, आप न्यूज़ पढ़ लो थोड़े से टाइम, सो दैट आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो रहा है, आप फिर से उसे बुक पे वापस आ जाओ। देखिए, हमें स्किप तो हम कर नहीं सकते कोई भी सब्जेक्ट, बट अगर आपको ऐसा हो रहा है, आप वापस थोड़ा सा फ्रेश माइंड को करके वापस उस सब्जेक्ट पे आ जाइए। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि वापस उस सब्जेक्ट पे आइए, जब आपने मेहनत करना शुरू की चौथी बार, तो आपको नहीं बीच में कहीं लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाती हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी खासी हैं, और जितना मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी कमाया, इतना तो मैं, क्या कहते हैं, 2-4-5 सालों में कमा लूँगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? अब कभी ये नहीं आया जहन में? नहीं, मेरे को इस तरफ का तो नहीं था कि मतलब ये चीज़ करूँ मैं, अर्न करने का ये सब। बट हाँ, डेफिनेटली एक वो रहता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो तो अभी हर एक के माइंड में होता है कि नहीं, एक जॉब सिक्योरिटी होती है। लेकिन मेरा टाइम एंड अगेन जब भी मुझे ऐसा थॉट आता था कि इसलिए नहीं आता था मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊँ, नहीं, उस तरफ नहीं। मेरा ऐसा आता था मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊँ। मैं पापा से बात भी करती थी इस रिलेटेड, मैं फॉरेन जाऊँ, मैं उनसे बात करती थी, मैं PhD करने कहीं अच्छी जगह जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे वो बोलना कि नहीं, अभी आप और दो, अभी बेस्ट दो, अभी आपके 1-2 साल और पढ़ने के हैं। तो मतलब अक्सर वो मुझे यही बोलते थे कि देखो, आप बिजनेस किसी भी एज में यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, बट आपकी पढ़ाई की एक एज है, वो आप उसके बाद नहीं कर सकते हो। आपकी एज, एक क्रूशियल ईयर्स आपकी चली गई लाइफ के, आप उसके बाद नहीं पढ़ सकते हो। और आपको तय करना अपनी जिंदगी के साथ आपने क्या करना है, वेदर यू वांट to contribute something to the society or you don't want to contribute to the society, you want to contribute to yourself, वो डिसीजन आपको खुद लेना है। तो आपने ले लिया डिसीजन कि मुझे
कुछ न कुछ तो वापस इस समाज को देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही था कि वापस, अगर मेरा ये भी प्लान था, अगर इफ नॉट सिविल सर्विसेज, मैं कुछ और भी अगर करती वो भी इसी वे में होता, मे बी कुछ टीचिंग लाइन में मैं जाती या तो कुछ और मैं करती, बट इसी लाइन में होता वो। इसी लाइन में होता। तो मुझे बताइए कि ये सारा आपका सफर हो गया, कोई खुशी हुई कि किसी शख्स ने कभी कहा हो यार ये लड़की कुछ नहीं करेगी, आज आपने कर दिया और उनका फोन आया और बड़ी मुबारकबाद आपको दी? ऐसा तो नहीं था कि मतलब किसी ने कहा मेरे कुछ हमारे, हम जब छोटे होते हैं तो उसातिज़ा किराम जो हमारे होते हैं बड़ा एहतराम करते हैं उनका, लेकिन कुछ एक होते हैं यार ये बच्चा बड़ा नालायक, इसने कुछ नहीं करना। मेरे 10th तक तो टीचर्स को लगता था ये कुछ नहीं करेगी, बिकॉज मैं 10th तक बड़ी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेरा साइंस मैथ्स मेरा बिल्कुल बहुत मतलब बुरा था, मतलब एक होता है अब हमें मुश्किल से वो सब्जेक्ट्स पास करती थी, तो मेरे टीचर्स को डेफिनेटली ये लगता था कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे भाई को माशाल्लाह से वो ब्राइट रहा है अपनी स्कूल लाइफ में, पूरा अच्छा स्टूडेंट रहा है वो, तो उसको बोलते थे अच्छा ये आपकी सिस्टर है। 10th में एक बार मैं थी, आई स्टिल रिमेंबर, में हमारी एक मैम होती थी इंग्लिश की, मैं भाई की क्लास में गई, बस माशाल्लाह उनका वो था, बोला कि अच्छा ये आपकी सिस्टर है, इनके साइंस में कुछ इनके कम मार्क्स थे, इनका मैथ्स मुश्किल से हुआ था। मैंने कहा, फिर मुझे हंसी आई, मैंने कहा ठीक है कि मतलब वो चीज़ डेफिनेटली होती है कि मतलब देखें हर एक आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है, आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, और आपको अगर अंदर से आपका, और मैंने जब 12th के बाद अपने 10th के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से मैंने सब्जेक्ट्स लिया। अब 10th तक तो आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हमारे घरों में तो तबीयत ये भी है कि हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप तय करते हैं, हमको बस वही करना होता है जो वो हमारे लिए तय करते हैं। नहीं, मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपके था। लिए नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अब 10th तक तो मतलब मेरे पापा से कभी आके बैठती थी, मेरे को मैथ्स नहीं आ रहा है, मैं मैथ्स को याद करके जाती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 10th में मैं याद करके जाती थी। हमारी एक्सरसाइजेज होती थी, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स होती थी, मैं उनको याद करके जाती थी। तो फिर मैं पापा के पास आती थी, पापा नहीं हुआ पास, पापा ने कहा नहीं ठीक है आप कर रहे हो, अपनी तरफ से आप दे रहे हो, आप बेस्ट कर रहे हो, इट्स ओके। हमें आप पढ़ भी रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, इट्स ओके। फिर मैंने 11th में जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ दिया तो मेरी अपनी चॉइस का था, मैंने अच्छे से पढ़ा। 12th में मैंने अच्छे से पढ़ा, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी चॉइस का अगर सब्जेक्ट लेके मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ तो दैट मीन्स कि ठीक है, साइंस नहीं था मेरे उस, या तो एक मुझे लगता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ है कि आप बेस नहीं अच्छी बनाते हो बच्चे की, आप साइंस नहीं अच्छे से पढ़ा रहे हो स्टार्टिंग से ही आपका। अभी तो बहुत चीज़ें चेंज होंगी, हमारे टाइम पे ऐसा होता था ठीक है आप समझ आ रही है नहीं आ रही है तो छोड़ दो। फिर अगर आप ट्यूशन में भी जाते हो, अगर आपकी बेस ही वीक रह गई ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितनी अच्छी जगह से भी ट्यूशन ले रहे हो ना, कि आपकी बेस अगर वीक रहेगी वो वीक ही रहेगी। उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पेंसेट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको स्टार्ट करना है आपको फिर 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 6 की क्लासेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई, अब ये बताइए कि कोई रिग्रेट है जिंदगी में? हाँ देखिए, वो कहते हैं जब एंड ठीक हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे बीच में लगता था कि मैंने वेस्ट की है, मेरे फ्रेंड्स फॉरेन में हैं, अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, बाकी भी सेटल्ड हैं, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मतलब मैं बस पढ़ रही हूँ, आउटपुट नहीं मिल रहा है। बट मुझे लगता है ये हमें लगता है आउटपुट नहीं मिल रहा है, हम जितने साल पढ़ रहे हैं ना उतना हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, वो हमको रियलाइज नहीं होता, लेकिन हमारा नॉलेज बहुत बढ़ चुका होता है। किसी ने बड़ी खूब बात की, उसने कहा कि आप ये देख रहे हैं कि आज क्या है, आप ये सोचिए कि नतीजा कैसा होगा। अब देखिए, मामला ये है कि आपके दोस्त फॉरेन में हैं या कहीं पे भी हैं, कल आप एक सिविल सर्वेंट होंगी, मान लीजिए आप कहीं तहसीलदार हैं, तो जितना मर्जी उतना बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हाथी ही क्यों ना हो, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हाथी को भी आपको फोन लगा के गुजारिश करनी है कि जनाब वो मेरा फर्द और वो मेरी अगर क्या कहते हैं ततीमा दे देते तो आपका बड़ा शुक्रिया होता। सो दिस इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे की, लेकिन अपने अपने गोल्स हैं कि आपका गोल है कि आप लोगों की खिदमत करना चाहती हैं, और मेरा गोल है कि जनाब मैं पैसा कमाऊं और अपनी जिंदगी अच्छी करूं। सो पीपल हैव देयर ओन गोल्स। तो जब आपका ये रिजल्ट आया तो पीडीएफ आपने पहले खोला था या आपको फोन करके किसी ने बताया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं? पापा मस्जिद ऑलरेडी जा चुके थे तो उनको कॉल्स आई, मतलब मैं भी कॉन्स्टेंटली चेक कर रही थी, मेरी चाची आई हुई थी, मेरी मामा बहन थी, हम सब चेक कर रहे थे। तो पापा मस्जिद के ड्यूरिंग उन्होंने कॉल किया, नमाज सलाम फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, आप देखो पीडीएफ आ चुकी है, शायद रिजल्ट आ गया, शायद पॉजिटिव है। मैंने चेक की तो हम सब रोने लगे, मामा ने बहुत दुआएं, मतलब हम सब बहुत रोए। तब मामा थी, चाची थे, मेरी सिस्टर थी, फिर पापा भी आए, तब तक बहुत रश हो गया था, सब आ गए थे। सो इट इज योर डैड हु टोल्ड यू दैट यू आर फाइनली क्वालिफाइड? हाँ, उन्होंने बोला, शायद वो मस्जिद में थे, धीरे धीरे बोला कि आप एक बार देख लो, तो आई थिंक आपने कर लिया क्वालिफाई। अच्छा जी। तो ये 3 बार जो अफसोस की खबर थी वो खुद मिली आपको या वो भी पापा की तरफ से ही थी? वो खुद मिली है, वो खुद मिली। मैं अपने रिजल्ट्स हमेशा खुद चेक करती थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मैं ये सोचती हूँ, आप देखिए ना, मैंने बोला मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मेरे टीचर्स को सच में लगता होगा 10th तक ये कुछ नहीं कर पाए। अब कई टीचर तो ये सोचते होगा जिसने कर लिया बेशक, वो उनको तो अभी तक वो अच्छा, बोंजवा के लोग क्या कह रहे हैं?
मौजवा के लोग, हर एक बंदा मतलब वो उनकी पर्सनल सक्सेस उनको फील हो रही है। हाँ। मतलब और मैं वो मानती भी हूँ कि उन लोगों की दुआएं हैं, हमारे दादू की, उनके परदादे की दुआएं, हमारी मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ हमारी जितनी भी जनरेशंस की मतलब वो है ना कि आज वो चीज़ एक स्पेशली मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने वो किया है, क्वालिफाई किया है। आज तक जब मैं बोलती थी कोई सोशल इशू पे, कभी मुझे मैं घर जाती थी, मैंने देखा कि यार हमारे में मौजवा गई, बहुत सारी शादी अटेंड की, मैं देख रही हूँ डाउरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं पापा को आके बोलती थी, मैंने कहा पापा आपको नहीं लगता ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बोलते आप पढ़ो, देखो अभी आपकी नहीं सुनेगा कोई, आप अगर अभी जेन्युइन बात भी बोलोगे nobody is going to listen to you. You need to be the center of power. नहीं, कल को अगर हम ही है उस पोजीशन पे होंगे, हम नहीं करेंगे वो चीज़, हम मतलब हमसे देख के 10 बाप अपनी बेटियों को बोलेगा कि नहीं, अगर उनकी बेटी ने नहीं किया आप भी नहीं लोगे। मतलब वो एक चीज़ मुझे लगता था मौजवा में कि मतलब जब मैं जाती थी मैं सोचती थी मैं बोलूँ लोगों को, लेकिन मैं कैसे बोलूँ? मतलब मैं खुद अपने आप को और सबसे बड़ी चीज तो मैं तो छोटी हूँ, ये मुझसे बड़े हैं, नाराज हो जाएंगे, बदतमीजी कर रही है, इसको नहीं बोलना चाहिए। बट व्हेन यू आर व्हेन यू आर अ बिट पावरफुल तो लोग सुनते हैं आपकी, है ना? बिल्कुल मतलब। तो आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं जी, जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं खासतौर पर इस सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस की, आप भी मुझे लगता है कर रही हैं यूपीएससी जी, इंशाल्लाह तो वो जो तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उन तमाम लोगों को? देखिए मैं यही बोलूंगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और एट द एंड अगर नहीं भी होता है, आप यूपीएससी से इतना कुछ सीख के जाओगे ना कि आप लाइफ में कभी नहीं हारोगे। पापा मेरे को ये बोलते थे कि देखो आपने 10th में साइंस छोड़ दिया, मैथ्स छोड़ दिया, डर से छोड़ दिया, लेकिन अभी आपको आके फिर से साइंस पढ़ना पड़ा, फिर से सीसैट क्वालिफाई करना पड़ा, मैथ्स पढ़ना पड़ा, तो दैट मीन्स कि वो आपको यूपीएससी एग्जाम आपको ब्रिलियंट बना देगा हर एक वे में, आपका दिमाग खोल देगा। आपने जो एस्पेक्ट कभी सोचे भी नहीं होंगे आप उन वेज में सोचना शुरू कर दोगे। हम बचपन से ऐसे रहते हैं, हम सोसाइटी में नोटिस नहीं करते ज्यादा चीजों को, हम देखते नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अब अगर हम कोई भी चीज देखते हैं ना, एटलीस्ट हमें इतना हो गया होता है कि हम कोई भी इशू पे हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम अपनी राय रख सकते हैं। अच्छा, आखिर में एक गुजारिश है आपसे, उर्दू पढ़ती हैं आप? थोड़ी बहुत, मतलब बचपन शायरी में कोई दिलचस्पी है? सुनती हूँ बट ऐसे बोलनी नहीं। कोई जहन में कोई शेर आ रहा है? मेरे दादू कहा करते थे एक शेर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। तो मुझे लगता है, और फिर मैंने एक बार पापा से बैठ के बोला, पापा मुझे इसका मतलब समझाओ। पापा ने बोला कि मतलब जैसे मिटा दे अपनी हस्ती को, मतलब खुद को बिल्कुल खत्म कर दो। और मैं सच्ची में मुझे लगता है मैंने किया वो चीज़ कि अगर कुछ मर्तबा चाहिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कि दाना जब खाक में मिलता है गुलो गुलजार, बाद में जब वो पूरा फ्लावर उगर के पूरा गार्डन बन जाता है तो वो चीज़ होता है, पहले वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, हमें तो दिखता भी नहीं है वो कहाँ चला गया, लेकिन बाद में जब वो उभर के आता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखता है तब। तो मुझे लगता है वो चीज़ है, डेफिनेटली है, आप शुरू से शुरू करो, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सामिया कीन, आपने सुन लिया, और इन्होंने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हम तमाम लोग जब इस दुनिया में आते हैं और अल्लाह भगवान वाहिगुरु जिसको भी आप मानते हैं, माँ के ज़रिए आपको दुनिया की रोशनी देखने को मिलती है। बाप आपका साया होता है और उसके बाद ये माँ बाप दोनों मिलकर आपको स्कूल कॉलेज के ज़रिए जब इल्म की दौलत आपको देते हैं, उसके बाद आपको ये तय करना है कि आप ये ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए सर्व करना चाहते हो। आप अपनी दुनिया के साथ में लोगों की दुनिया बनाना चाहते हो या आप सिर्फ अपनी दुनिया पर मरकूज रहना चाहते हो। दोनों की आज़ादी है आपको। आपने तय कर लिया मैं अपना वक्त अच्छा करना चाहता हूं, तो आप अपने वक्त को अच्छा करने के लिए दौड़ते रहेंगे, मगर उसमें ख़तरा सिर्फ यही है कि आपके पास जब कभी भी किसी वक्त कोई पूछेगा रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो आपका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपका अपना आप होगा। लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए सर्व करते हैं, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए आपकी वो जो कीमती दौलत जो इल्म की आपको आपके माँ बाप ने दी, उस कीमती दौलत का असल इस्तेमाल वही है। क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में गरीब और कमज़ोर लोग हैं। आज भी हमारे मुल्क में वो लोग हैं जिनको 1000 रुपया सरकार जब खाते में डालती है तो उन्हें लगता है कि हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी। वरना सोचिए क्या ज़रूरत हो अगर हम लोगों के हालात इतने बेहतर हो गए हों कि हुकूमतों को इलेक्शन से पहले 9-10 हज़ार रुपया जो लोगों के खातों में डालना पड़ रहा है। इसका मतलब गुर्बत आज भी है, इसका मतलब कमज़ोर लोग आज भी हैं, इसका मतलब आज भी लोगों को ज़रूरत है उन ऑफिसरान की
जो बैठे तो अफसर की कुर्सी पर हो, लेकिन अफसर की कुर्सी पर बैठकर भी उनके अंदर जज्बा हर वक्त ये हो कि हम इनके खादिम हैं, हम इनके गुलाम हैं, हमें भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने मौका दिया है इनकी खिदमत करने का, और ये खिदमत करते वक्त हमसे कोई कोताही ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। जब जज्बा ये हो तो यकीन मानिए आप वो कमाल का काम करके चले जाएंगे जिस कमाल के काम को दुनिया, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उम्मीद तवक्का ये करते हैं कि सामयाकीन जब उस सरकारी कुर्सी पर बैठेंगी तो इस बात का हर वक्त ख्याल रखेंगी कि उनके कांधों पर जहाँ उनके माँ बाप की तवक्कात का, उनके ख्यालात का बोझ है, वहीं पर उनके कांधों के ऊपर इन गरीबों, कमज़ोरों, मिस्कीनों, नादारों, महकूमों की उम्मीदों का बोझ भी है। काफ़ी उम्मीदें हैं उनको इनसे, तो तवक्का इनसे ये करते हैं कि कुर्सी पर बैठकर कोशिश करेंगी कि ये जम्मू कश्मीर और जहाँ जहाँ मौका इनको मिलता है वहाँ लोगों की खिदमत बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगी। किसी और ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। दीजिएगा इजाज़त। आदाब।